Welcome to Math Forest लीनियर अलजेब्रा चैप्टर फर्स्ट लेक्चर 6। आज हम करने जा रहे हैं लीनियर सम ऑफ सबस्पेसेस कि हम दो सबस्पेसेस का अगर लीनियर सम करें तो वो कैसा होगा, किस तरीके से दिखाई देगा हमें और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है। तो डेफिनेशन करते हैं सबसे पहले। इफ W1 एंड W2 आर टू सबस्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF। मान लो कि दो सबस्पेस है मेरे पास, एक W1 एक W2 है, वो दो वेक्टर स्पेस के सबस्पेसेस है। अब हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, अब क्या आएगा हमारे पास कि वी डिफाइन द लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2 एज W1 प्लस W2 इज इक्वल टू W1 प्लस W2 वेयर W1 W1 से आएगा एंड W2 W2 से आएगा। लीनियर सम का मतलब है कि हमने अगर दो सबस्पेस का सम किया है तो वो दो सबस्पेस इस तरीके से सम होंगे कि पहला जो एलिमेंट आएगा वो पहले सबस्पेस से आएगा, दूसरा जो एलिमेंट आएगा वो दूसरे सबस्पेस से आएगा, और जो वो सम बनेगा लीनियर वाला उस सम को हम बोलेंगे लीनियर सम ऑफ सबस्पेसेस। इस तरीके से अब इसकी प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं हम कि जो लीनियर सम ऑफ सबस्पेसेस है उसमें यूनियन का क्या काम है, ये यूनियन किस तरीके से आएगा उसमें। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा रिमार्क कर लेते हैं। वो रिमार्क किसके रिगार्डिंग है, यूनियन के रिगार्डिंग है कि यूनियन बड़ा है या सम बड़ा है, कौन किसके अंदर कंटेंट है। तो हमारे पास क्या हुआ, W1 कहाँ से आ रहा है, W1 से आ रहा है। सिंस जो W2 है वो मेरा क्या है, सबस्पेस है, तो 0 तो W2 के अंदर होगी ही होगी। देयरफॉर W1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, W1 प्लस 0। तो ये जो लीनियर सम है मेरा W1 प्लस 0, ये किसके अंदर जाएगा, W1 प्लस W2 के अंदर, क्योंकि दो सबस्पेस का जो सम है W1 प्लस W2 वो किसका मतलब वो सेट जो बनेगा वो क्या है, वो है दो लीनियर मतलब दो सबस्पेसेस का लीनियर सम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसे एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स था किसका, W1 का, चला किस में गया, W1 प्लस W2 में। तो W1 किसका सबसेट हो गया, W1 प्लस W2 का। सिमिलरली हमने लेट किया कि W2 है वो कहां से आ रहा है, W2 से। सिंस W1 मेरे पास सबस्पेस है तो 0 तो सबस्पेस पे होगी। देयरफॉर W2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 प्लस W2 लिख सकते हैं, जो किस पे जाएगा, W1 प्लस W2 में। तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे कि जो W1 है, जो W1 था वो भी सबसेट हो गया W1 प्लस W2 का, और यहाँ से जो W2 है वो भी सबसेट हो गया W1 प्लस W2 का। तो इन जो दोनों का यूनियन है W1 यूनियन W2, वो सबसेट हो जाएगा W1 प्लस W2 यूनियन W1 प्लस W2। हमें पता है A यूनियन A क्या होता है, एक, तो W1 प्लस W2 यूनियन W1 प्लस W2 यूनियन क्या आएगा, W1 प्लस W2। तो W1 यूनियन W2 सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। तो यहां से हमने ये प्रूव कर दिया कि यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस ऑलवेज अ सबसेट ऑफ लीनियर सम ऑफ सबस्पेसेस, कि जो दो सबस्पेस का यूनियन होगा वो ऑलवेज सबसेट होगा उन दो सबस्पेस के लीनियर सम का। अब हम और भी प्रॉपर्टी करना चाहते हैं इसकी, और भी थ्योरम करना चाहते हैं कि ये और क्या प्रॉपर्टीज हमारी फॉलो करेगा। तो अब हमारे पास आता है कि द लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस W1 एंड W2 आल्सो अ सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस VF, कि दो सबस्पेस का जो लीनियर सम है उनका जो वो क्या होगा, सबस्पेस होगा वेक्टर स्पेस का। कि मान लो अगर अब W1 भी आपको सबस्पेस दे रखा है, W2 भी आपको सबस्पेस दे रखा है, जब मैं उसका लीनियर सम करूंगी W1 प्लस W2 वो भी मेरा सबस्पेस बनेगा VF का। तो हम इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, हम देखते हैं कि किस तरीके से इसे प्रूव करेंगे। तो सॉल्यूशन में हमें क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले वो लिख दो, लेट W1 एंड W2 बी द सबस्पेसेस ऑफ, किसके सबस्पेसेस है, VF के सबस्पेस हमें दे रखे हैं। ये हमें पता है कि कोई भी हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव W1 प्लस W2 इज अ सबस्पेस ऑफ VF। मुझे ये सबस्पेस बताने है कि ये VF के सबस्पेस है। तो देन बाय डेफिनेशन सबसे पहले तो हम इनके एलिमेंट्स देखेंगे कि वो एलिमेंट्स दिखते कैसे हैं हमारे पास। तो हमारे पास क्या हो गया, U इज इक्वल टू W1 प्लस W2।
for sum W1 from W1 and W2 from W2। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक और एलिमेंट ले लिया V, जो कैसा है W1 डैश प्लस W2 टाइप का है, फॉर सम W1 डैश फ्रॉम W1 एंड W2 डैश फ्रॉम W2। मैंने दो एलिमेंट ले लिए U एंड V, और हमारे पास ये जो एलिमेंट थे लेट U और V कहाँ से बिलोंग कर रहे थे, W1 प्लस W2 से। तो मैंने इसी टाइप के ये दोनों एलिमेंट्स ले लिए। तो हमारे पास ये एलिमेंट इस तरीके से डिफाइन होंगे क्योंकि ये W1 प्लस W2 के थे। अब हमारे पास क्या आएगा, हमें AU प्लस BV दिखाना है कि W1 प्लस W2 के अंदर होगा। तो लेट A और B कहाँ से आएंगे, फील्ड से आएंगे। तो हमें AU प्लस BV देखना है कैसा है। तो A इंटू U क्या है, W1 प्लस W2, V क्या है, W1 डैश प्लस W2 डैश। हमने क्या किया, A W1 प्लस B W1 डैश एक साथ रख लिया, प्लस A W2 प्लस B W2 डैश एक साथ रख लिया हमने। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या AU प्लस BV W1 प्लस W2 से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम इन्हें देखते हैं। सिंस जो W1 एंड W2 है आर सबस्पेसिस, ये क्या है, दोनों सबस्पेसिस है VF के। सो A W1 डैश प्लस B W1 डैश किस में बिलोंग करेगा, W1 पे। एंड क्यों करेगा, क्योंकि A कहाँ से यहां से देखो, बिकॉज A कहाँ से आ रहा है, फील्ड से, B कहाँ से आ रहा है, फील्ड से, W1 कहाँ से आ रहा है, W1 से, और W1 डैश भी कहाँ से आ रहा है, W1 से। और हमें पता है W1 हमें क्या दिया हुआ है, सबस्पेस दिया हुआ है। तो A W1 प्लस B W1 डैश किस में जाना चाहिए, W1 में जाना चाहिए। सिमिलरली A W2 प्लस B W2 डैश किस में जाना चाहिए, हमारे पास W2 में जाना चाहिए हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये W1 का एलिमेंट है, ये W2 का एलिमेंट है। सो AU प्लस BV कैसा था हमारे पास, A W1 प्लस B W1 डैश प्लस में A W2 प्लस B W2 डैश टाइप का था। ये बिलोंग कर रहा है W1 से और ये बिलोंग कर रहा है W2 से। तो ये किस में बिलोंग कर गया, W1 प्लस W2 में। हेंस प्रूव हो गया कि AU प्लस V किस में बिलोंग कर गया, W1 प्लस W2 में। सो W1 प्लस W2 इज अ सबस्पेस ऑफ VF। तो किसका सबस्पेस हो गया, ये VF का। तो यहां से हमने ये प्रूव कर दिया कि यदि मेरे पास दो सबस्पेसेस है तो उनका लीनियर सम भी क्या होगा, सबस्पेस होगा। ठीक है, अब हम और भी प्रॉपर्टी पढ़ना चाहते हैं कि ये जो लीनियर सबस्पेस है ये किससे जनरेट होता है। जैसे हमने आइडियल में किया था ग्रुप्स एंड रिंग्स में, वैसे। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि द लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस W1 एंड W2, कि जो W1 W2 का लीनियर सबस्पेस है वो जो, और किसका था ये सबस्पेस, वेक्टर स्पेस VF का, इज अ सबस्पेस जनरेटेड बाय द यूनियन ऑफ W1 एंड W2, कि जो लीनियर सम है वो यूनियन से जनरेट होगा। जनरेट होने का मतलब है कि जब मैं W1 यूनियन W2 करूंगी ना, उन यूनियन पे दो बाइनरी ऑपरेशन होंगे, एक तो वेक्टर एडिशन का और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन वही लगेंगे जो VF के ऊपर है। हम अलग से बाइनरी ऑपरेशन नहीं ला सकते, क्योंकि W1 पे बाइनरी ऑपरेशन वही लगेंगे जो VF के है, क्योंकि W1 सबस्पेस है VF का। W2 पे बाइनरी ऑपरेशन वही लगेंगे जो VF है। और W1 यूनियन W2 में एलिमेंट्स किसके हैं, या तो W1 के या W2 के, मतलब दोनों के एलिमेंट है, और दोनों पे ही बाइनरी ऑपरेशन वही एप्लीकेबल होगा जो VF का होगा। तो इनका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो है वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कहने का मतलब कि W1 यूनियन W2 के एलिमेंट से जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो सारे के सारे W1 प्लस W2 को जनरेट कर देंगे, मतलब W1 W2 के एलिमेंट्स को प्रोड्यूस कर देंगे, उनके एलिमेंट्स को बना देंगे। तो अब इसे देखो हम कैसे करते हैं। अब इसे करने का तरीका देखो, सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। ऑब्वियस है कि W1 सबसेट किसका है, W1 प्लस W2 का। ठीक है, क्योंकि W1 प्लस W2 में
अब अभी हम करके आए थे किस तरीके से कि W1 प्लस 0 लिया था तो वो W1 प्लस W2 का एलिमेंट हो गया था, डेफिनेशन की थी तभी। एंड जो W2 है वो सबसेट है W1 प्लस W2 का, तो W1 यूनियन W2 किसका सबसेट हुआ? W1 प्लस W2 का। तो जब जनरेशन की बारी आती है ना, हमने ग्रुप्स एंड रिंग्स में किया था आइडियल के चैप्टर में जनरेट करने में, कि जब हमें ये दिखाना हो ना कि ये सेट किसी दूसरे सेट से जनरेट हो रहा है, तो जिस सेट से जनरेट हो रहा है, जैसे W1 यूनियन W2 सेट से जनरेट हो रहा है, तो ये उस सेट का सबसेट होना चाहिए जिसे ये जनरेट कर रहा है। तो W1 प्लस W2 का ये सबसेट होना नेसेसरी था, जो कि हमने प्रूव कर दिया। जनरेट होने से पहले जो सेट है उसके एलिमेंट तो उसमें जाने चाहिए ना, कहीं बाहर के एलिमेंट ले लोगे, उनके कॉम्बिनेशन तो ऑब्वियस है उसके अंदर नहीं जाएंगे। तो इसलिए पहली कंडीशन तो यही है कि जो जनरेट कर रहा है वो उस सेट के अंदर होना चाहिए, वो हमने प्रूव कर दिया। अब हमें पता है कि जो W1 यूनियन W2 से जनरेट होगा ना सेट, वो स्मॉलेस्ट सबसेट होगा जो W1 यूनियन W2 को कंटेन करता होगा। तो हमारे पास क्या हुआ? सिंस W1 यूनियन W2 इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस, ये हमारा स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगा V का कंटेनिंग W1 यूनियन W2, जो कि W1 यूनियन W2 को कंटेन करता होगा। ठीक है, क्योंकि जो W1 यूनियन W2 से जनरेट होने वाला सेट है उसमें W1 के भी एलिमेंट होंगे, W2 के भी एलिमेंट होंगे, तो वो जो W1 यूनियन W2 जो सेट होगा वो सबसे छोटा सेट होगा जो W1 यूनियन W2 के जनरेट होने वाले सेट में होगा। एंड हमें एक ये भी पता है कि W1 प्लस W2 इज अ सब स्पेस, और ये एक ऐसा सब स्पेस है जो किसको कंटेन कर रहा है? कंटेनिंग W1 यूनियन W2 को। तो हमारे पास यहां से क्या प्रूव होता है? देयरफॉर W1 यूनियन W2 से जो जनरेट होने वाला सेट है वो किसका सबसेट हो गया? W1 प्लस W2 का। क्योंकि इसमें हुआ क्या कि W1 यूनियन W2 तो स्मॉलेस्ट सबसेट हुआ जो किसके अंदर था? W1 यूनियन W2 के अंदर था। और यहाँ पे हमारे पास एक चीज ये थी कि W2 यूनियन W2 किसके अंदर था? W1 प्लस W2 के अंदर था। अब एक बात बताओ, जो हमने माना है कि W1 यूनियन W2 स्मॉलेस्ट सबस्पेस, मतलब W2 हमारा स्मॉलेस्ट सबस्पेस है जो W1 यूनियन W2 को कंटेन कर रहा है, इसे हम सबस्पेस मान के चले हैं कि जो W1 यूनियन W2 को कंटेन कर रहा है। अब W1 W2 है, उस पे दो बाइनरी ऑपरेशन है, एक तो वेक्टर एडिशन है और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो एक चीज बताओ कि अगर W1 यूनियन W2 W1 प्लस W2 का सबसेट है, तो इसके जितने भी क्लोजर, मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे जो क्लोज्ड होंगे और जितने भी एलिमेंट होंगे जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होंगी, वो सारी की सारी किसके अंदर होनी जरूरी है? W1 प्लस W2 के अंदर, क्योंकि W1 प्लस W2 क्या है? आपके पास वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस क्या होता है? क्लोज्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो W1 यूनियन W2 के अंदर क्या है? एलिमेंट्स ही है। वो एलिमेंट अगर W1 प्लस W2 के है तो उनके जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, वो डेफिनेटली W1 प्लस W2 के अंदर जाने चाहिए, क्योंकि वेक्टर स्पेस होने की ये पहली कंडीशन है। तो इसलिए हमारे पास क्या हुआ था? यहां से क्या हुआ था कि W1 यूनियन W2 है वो किसके अंदर चला गया था? W1 प्लस W2 के अंदर चला गया था। और अगर आपको ये चीज फिर भी क्लियर नहीं हो रही है तो आप एक बार ग्रुप थ्योरी में आइडियल के चैप्टर में जाके जनरेशन बाय अ सेट की डेफिनेशन जरूर पढ़ना, उस डेफिनेशन में आपको क्लियर हो जाएगी यूनियन से जनरेट होने वाली चीजें। ठीक है, अब आपके पास क्या है? अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है कि W1 प्लस W2 किसका सबसेट है? W1 यूनियन W2 के जनरेशन सेट का हमारे पास सबसेट है। तो हमें ये दिखाना है कि इसका एक एलिमेंट इसके अंदर कंटेन होगा। तो हमने क्या किया? लेट U बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। अगर U W1 W2 का कोई एलिमेंट है, बी द एलिमेंट ऑफ W1 प्लस W2, तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे? वेयर W1 कहाँ से आएगा? W1 से, एंड W2 कहाँ से आएगा? W2 से।
अब हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे कि U किसके इक्वल हो जाएगा, W1 प्लस W2 के इक्वल हो जाएगा। अब हमें पता है कि W1 और W2 किसके अंदर जाते हैं, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि W1 और W2 W1 यूनियन W2 के अंदर है, क्योंकि W1 यूनियन W2 के अंदर कौन आता है, W1 के एलिमेंट और W2 के एलिमेंट। तो W1 W2 किसके अंदर चले गए, W1 यूनियन W2 के अंदर चले गए। अब ये अगर इसके अंदर है तो इसका जो लीनियर सम है उसको आप कैसे लिख सकते हो, 1.W1 1.W2 लिख सकते हो। मतलब ये क्या हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया किसके एलिमेंट्स का, U इज इक्वल टू W1 प्लस W2 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। ये क्या हुआ मेरे पास, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ W1 यूनियन W2 कि W1 यूनियन W2 के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया ये हमारे पास। इसका कहने का मतलब कि हमारे पास W2 यूनियन W2 अपने एलिमेंट से हर लीनियर कॉम्बिनेशन को जनरेट कर देगा। और लीनियर कॉम्बिनेशन किसका है, W1 प्लस W2 का है। मतलब W1 प्लस W2 का हर एक एलिमेंट W1 यूनियन W2 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो इट मींस इनके लीनियर कॉम्बिनेशन किस में जाएंगे, इसके जनरेट होने वाले सेट में जाएंगे। तो U किस में बिलोंग कर गया, W1 यूनियन W2 के जनरेट होने वाले सेट में चला गया। साफ साफ कहने का मतलब इसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं कि ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 यूनियन W2 के एलिमेंट्स। और W1 यूनियन W2 के एलिमेंट्स जब मैंने लिए और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया तो वो W1 प्लस W2 का था, क्योंकि इस पे दो बाइनरी ऑपरेशन थे, एक तो वेक्टर एडिशन और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो जब मैंने W1 यूनियन W2 के एलिमेंट लिए और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन किया तो वो W1 प्लस W2 आया और वो किसके एलिमेंट थे, W1 प्लस W2 के। तो हमने एलिमेंट्स जो W1 प्लस W2 के थे उसके हर एक एलिमेंट्स जनरेट कर दिए, किसके एलिमेंट से, W1 यूनियन W2 के एलिमेंट्स लेके। तो ऑब्वियस है U किस में चला गया, जनरेशन ऑफ W1 यूनियन W2 में। एलिमेंट था किसका, W1 प्लस W2 का। देयरफॉर W1 प्लस W2 किसका सबसेट हो गया, W1 यूनियन W2 के जनरेट होने वाले सेट में चला गया। thus हमारे पास W1 प्लस W2 सबसेट हो गया W1 यूनियन W2 का, एंड W1 यूनियन W2 के जनरेशन वाला सेट सबसेट हो गया W1 प्लस W2 का। तो इन दोनों से हमारे पास क्या प्रूव होता है कि W1 प्लस W2 किसके इक्वल है, जनरेशन ऑफ W1 यूनियन W2। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो अब यहाँ से हमें पता चलता है कि W1 प्लस W2 का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो इन दोनों के यूनियन के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं उन सबसे, मतलब W1 यूनियन W2 के से जनरेट हो जाता है। मतलब W1 यूनियन W2 के हर एलिमेंट का जब लीनियर कॉम्बिनेशन करोगे तो वो W1 प्लस W2 के एलिमेंट को जनरेट कर देगा। यही कहने का मतलब है। नेक्स्ट हम देखना चाहते हैं क्या है, ये है डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेसेस। कि डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेसेस क्या होता है। तो a vector space V is said to be a direct sum of its two subspaces W1 and W2 if every V belongs to V can be uniquely expressed as V is equal to W1 plus W2 where W1 belongs to W1 and W2 belongs to W2। कहने का मतलब कि कोई भी वेक्टर स्पेस, मैं ये कह रही हूँ कि किसी भी दो सबस्पेस के डायरेक्ट सम में तब लिखा जाएगा जब उस V का जो एलिमेंट है उसको लिखने का एक यूनिक तरीका होगा, वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 प्लस W2। मतलब कोई भी V का एलिमेंट दो तरीके से ना लिखा जाए W1 प्लस W2 के सम में। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से आपको एक एग्जाम्पल पता चलेगा। हमने क्या किया, इफ W1 हमने ले लिया एक वेक्टर स्पेस जो है AB0 वेयर AB कहाँ से आ रहे हैं, R से आ रहे हैं। मैंने एक W2 ले लिया जिसपे मैंने 0 0 C ले लिया सच दैट C कहाँ से आ रहा है, R से आ रहा है। ये किसका सबस्पेस था, R सबस्पेसेस ऑफ RQ ओवर R। तो ये RQ ओवर R के थे। तो इसका जो एलिमेंट होगा, कोई भी U एलिमेंट होगा RQ का, वो कैसा होगा, U इज इक्वल टू ABC टाइप का होगा, क्योंकि तीनों प्लेस पे, और वेयर A B C कहाँ से होते होंगे, R से आते होंगे।
तो इसे कैसे हम यूनिकली लिख सकते हैं, लीनियर सम ऑफ W1 W2, ए बी सी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए बी 0 प्लस 0 0 सी, वेर ये W1 का है और ये W2 का। सिर्फ मैं इसे एक ही तरीके से लिख सकती हूँ, क्योंकि पहला जो सबस्पेस है W1 वो सिर्फ दो प्लेस पे एलिमेंट्स लेगा, पहले पे और दूसरे पे, पहले दो कोऑर्डिनेट पे, क्योंकि ये XY प्लेन के कोऑर्डिनेट्स है, और जो तीसरा है वो Z का है, ठीक है, Z प्लेन है हमारे पास। तो हमारे पास यूनिकली ही इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि V3 इज इक्वल टू, V3 मतलब R³ इज इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2, मतलब डायरेक्ट सम है ये हमारे पास। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि जो डायरेक्ट सम का नहीं है वो किस तरीके का होता है। हम एग्जाम्पल सेकंड लेके चलते हैं। लेट W1 इज इक्वल टू ए बी 0 सच दैट ए बी कहाँ से आ रहा है, R से आ रहा है, एंड W2 इज इक्वल टू A0 C आ गया, सच दैट A एंड C कहाँ से आ रहा है, R से आ रहा है। जो सब स्पेस है मेरे किसके, आर सब स्पेसिस ऑफ V3R, V3 मतलब R³ हमारे पास, ये ऑब्वियस बट ऑब्वियस लेके चलना। अब हमारे पास क्या होगा, लेट U बिलोंग्स टू V such that U is equal to ABC where ABC belongs to R, इससे आएंगे। अब ABC को मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 प्लस W2 लिखना है। मैं किस तरीके से लिखती हूँ, मैं लिख सकती हूँ A/2 B0 प्लस A/2 0 C। एक तरीका तो ये हो गया कि जब सम करोगे तो A बन जाएगा। एक ये तरीका हो गया मेरे पास, मैं इसको लिख सकती हूँ यहाँ पे 3/2 A B 0 और प्लस में मैं इसको 3/2 नहीं है, इसको 1/4 कर दो, 3/4 और यहाँ पे लिख सकती हूँ A/4 0 C, कि जब मैं इसे ऐड करूंगी तो 4/4 आएगा, A बन जाएगा। और मैं कैसे लिख सकती हूँ A B को, यहाँ पे 4/5 A B 0 प्लस 1/5 A 0 C। तो कितने सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो इसे यूनिकली तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो हमारे पास यहाँ हो गया कि V3R नॉट यूनिकली एक्सप्रेस्ड as the sum of W1 and W2, so V3 is, मतलब यहाँ पे इनमें ये जो लीनियर है ये डायरेक्ट सम नहीं है हमारे पास। जो ऊपर वाला एग्जाम्पल था वो क्या था, हमारे पास डायरेक्ट सम था। तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि डायरेक्ट सम कौन सा होता है और डायरेक्ट सम नॉट डायरेक्ट कौन सा है, डायरेक्ट कौन सा है हमारे पास। तो यहाँ पे अब प्रॉपर्टी देखते हैं कि डायरेक्ट सम और डिसजॉइंट, डायरेक्ट सम का डिसजॉइंट के साथ क्या लेना देना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे आता है डिसजॉइंट सबस्पेसेस। लेट VF be a vector space, two subspaces W1 W2 of V are said to be disjoint if their intersection is the zero subspaces। हम यूनिकली तभी एक्सप्रेस कर पाएंगे दो सबस्पेस के लीनियर सम को जब उनके इंटरसेक्शन में जीरो होगा। अगर इंटरसेक्शन में जीरो नहीं हुआ तो हम यूनिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो डिसजॉइंट और डायरेक्ट का ये लेना देना है आपस में, कि डिसजॉइंट तब होता है जब दो सबस्पेसेस का इंटरसेक्शन सिर्फ किस एलिमेंट को कंटेन करता हो, जीरो एलिमेंट को। ये क्यों, क्योंकि जो जीरो ही क्यों, मतलब जीरो अब एम, क्योंकि जो सबस्पेस का इंटरसेक्शन है वो ऑलवेज सबस्पेस होता है और हमारे पास सबस्पेस एम्प्टी नहीं हो सकता और जीरो होना नेसेसरी है हमारे पास किसी भी सबस्पेस में। इसलिए अब हम एग्जाम्पल बताते हैं कि एग्जाम्पल क्या है हमारे पास डायरेक्ट सम का और नॉट डायरेक्ट सम का क्या एग्जाम्पल है। तो अभी हमने किया था कि हमने एक W1 लिया था, वो क्या था A B 0, ठीक है, और A B कहाँ से आ रहा था, R से। एक W2 हमने लिया था 0 0 C और फिर C कहाँ से आ रहा था, R से आ रहा था। तो W1 इंटरसेक्शन W2 में क्या आ रहा था, 0 0 0। इंटरसेक्शन का मतलब कि इसका भी एलिमेंट होना चाहिए और इसका भी एलिमेंट। इसका एलिमेंट होने के लिए पहले दो कोऑर्डिनेट फील्ड मतलब लास्ट कोऑर्डिनेट पे कंडीशन है कि वो जीरो होनी चाहिए। इसमें क्या है कि पहले दो कोऑर्डिनेट पे जीरो होनी चाहिए। तो ऐसा एक एलिमेंट जो इन दोनों की कंडीशन को फुलफिल करता होगा वो सिर्फ कौन सा होगा, 0 0 0 होता होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया।
अब हम इसकी थ्योरम करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ वेक्टर स्पेस VF टू बी अ डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सबस्पेसेस W1 and W2 आर दैट, कि हमारे पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बताओ किसी भी वेक्टर स्पेस के डायरेक्ट सम के लिए। तो वो कह रहा है कि यदि डायरेक्ट सम हुआ तो V इज इक्वल टू W1 प्लस W2 की फॉर्म में लिखा जाएगा और इंटरसेक्शन 0 होगा। और यदि ऐसा होता है तो हमारे पास V क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सम हो जाएगा। तो हमें क्या लेके चलना है यहाँ पे, डायरेक्ट सम। पहले हम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन में हम नेसेसरी कंडीशन में डायरेक्ट सम लेके चलते हैं और ये दो कंडीशन प्रूव करते हैं। तो लेट V इज इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2, देयरफॉर V क्या हुआ, W1 प्लस W2 की फॉर्म में लिखा जाएगा। ये तो हमें पता ही है कि डायरेक्ट सम है तो V कैसा एक्सप्रेस होगा, W1 प्लस W2 की फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। मुझे ये शो करना है कि इसके इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 है, तो मैं इसका अपोजिट लेके चल लेती हूँ। इफ पॉसिबल V बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 और V 0 नहीं है, V 0 के अलावा एक और एलिमेंट भी है इसमें। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज V W1 में भी है और V W2 के अंदर भी है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों के अंदर है। अगर V W1 के अंदर भी है और V W2 के अंदर भी है तो हम V को कैसे लिख सकते हैं, हम V को कैसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू V प्लस 0, ठीक है। और V को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 0 प्लस V, कि W1 के अंदर एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है कि मैंने लिख सकती हूँ V प्लस 0, और W2 के एडवेयर V आ रहा है W1 से और 0 आ रहा है W2 से, क्योंकि V दोनों के अंदर है ना, W1 के अंदर भी है W2 के अंदर भी है, और 0 आ रहा है W1 से और V आ रहा है W2 से। तो मैंने एक ही एलिमेंट को V के एक ही एलिमेंट को दो तरीके से एक्सप्रेस कर दिया, विच शोज दैट, ये क्या दिखाता है कि जो V का जो एलिमेंट है कैन बी एक्सप्रेस्ड, किसको हम मोर देन वन वे से लिख सकते हैं, इन एट लीस्ट 2 डिफरेंट वेज, कम से कम इसे मैं 2 डिफरेंट वे से क्या कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि मुझे क्या दिया हुआ है कि V इज इक्वल टू क्या दे रखी है, डायरेक्ट सम दे रखा है W1 प्लस W2 का। डायरेक्ट सम की कंडीशन यही थी कि V यूनिकली एक्सप्रेस होगा। इट मीन्स जो मैंने अजम्पशन मांगी थी वो क्या थी, रॉन्ग थी। सो आवर अजम्पशन, जो हमारी अजम्पशन थी इज रॉन्ग, हमारी अजम्पशन क्या थी, रॉन्ग थी। सो यहां से क्या होता है कि जो V होगा वो मस्ट बी, जो V बिलोंग कर रहा था W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर, वो मस्ट भी क्या होगा, 0 होगा। सिर्फ 0 ही एलिमेंट W2 के इंटरसेक्शन में जाएगा। तो यहाँ से क्या आया, W1 इंटरसेक्शन W2 कंटेन्स ओनली 0, वो सिर्फ किसको कंटेन करेगा, 0 को कंटेन करेगा। अब हमारे पास आती है सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में हम दोनों कंडीशन लेके चलेंगे। कैसे लेके चलेंगे, लेट V is equal to W1 plus W2 and W1 intersection W2 is equal to 0। मुझे ये शो करना है कि V is equal to डायरेक्ट सम ऑफ W1 plus W2, मतलब V का हर एक एलिमेंट यूनिकली एक्सप्रेस होगा। तो मुझे प्रूव ये करना है कि वो यूनिकली एक्सप्रेस होगा, तो मैं उल्टा लेके चल लेती हूँ कि वो यूनिकली एक्सप्रेस नहीं हो रहा। तो मैंने यहाँ पे अजम्पशन कर ली कि लेट V belongs to V can be expressed as a sum of an element of W1 and an element of W2। और हमें क्या करना है कि हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव हमें ये करना है कि दिस एक्सप्रेशन, मतलब W1 प्लस W2 जो कि V के इक्वल था और V से बिलोंग कर रहा था, ये क्या है हमारे पास, यूनिक है। ये एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, यूनिक है। हमें ये प्रूव करना है। तो हम ये ले लेते हैं, इफ पॉसिबल, हम इसका उल्टा लेके चल रहे हैं। इफ पॉसिबल लेट V इज इक्वल टू W1 प्लस W2 इज इक्वल टू W1 डैश प्लस W2 डैश, वेयर W1 डैश आ रहा है W1 से एंड W2 डैश आ रहा है W2 से। मतलब मैं V को एक से ज्यादा फॉर्म में लिख सकती हूँ।
एक से ज्यादा लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन जो मेरा है मोर देन वन वे से एक्सप्रेस हो सकता है। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे कि ये दोनों मेरे पास W1 प्लस W2 इज इक्वल टू W1 डैश प्लस W2 डैश, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से हम W1 माइनस W2 डैश इज इक्वल टू W2 माइनस W2 डैश करेंगे। अब हमें देखना है, सिंस हमारे पास क्या हो गया, W1 इज अ सबस्पेस, W1 मेरे पास क्या है, सबस्पेस है, देयरफॉर W1 और W1 डैश कहाँ से आ रहे हैं, W1 से, और W1 माइनस W1 डैश भी कहाँ से आएगा, W1 से, क्योंकि क्लोज होता है विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, और ये प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं सबस्पेस की। सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, W2 माइनस W2 डैश कहाँ से आएगा, W2 से आएगा हमारे पास। तो इट मीन्स कि जो मेरे पास W1 माइनस W2 डैश है वो W1 से आ रहा है, W2 माइनस W2 डैश कहाँ से आ रहा है, W2 से आ रहा है, और वेयर W1 माइनस W1 डैश इज इक्वल टू W2 माइनस W2 डैश, कि W1 माइनस W1 डैश किसके इक्वल है, W2 माइनस W2 डैश के। मतलब जो ये एलिमेंट है ये W1 में भी है और W2 में भी है। इट मीन्स ये W1 इंटरसेक्शन W2 में चला गया, क्योंकि अगर ये दोनों में है तो ये इनके इंटरसेक्शन में भी होगा, और इसके इंटरसेक्शन में सिर्फ क्या होता है, 0। हमें गिवन दे रखा है कि W1 इंटरसेक्शन W2 में सिर्फ क्या है, 0। सो W1 माइनस W1 डैश इज इक्वल टू W2 माइनस W2 डैश इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, 0 एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से W1 इज इक्वल टू W डैश आ गया और W2 इज इक्वल टू W2 डैश आ गया। मतलब कि हम मान के चले थे कि V दो अलग एक्सप्रेशन में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर आखिर में जाके वो यूनिक निकला। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, विच शोज दैट, ये हमें क्या दर्शाता है कि दिस एक्सप्रेशन, जो हम एक्सप्रेशन लेके चले थे फॉर ईच V बिलोंग्स टू V वाला, इज यूनिक, वो कैसा है, यूनिक है, और सो V इज इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो आपको अब ध्यान हो गया कि डायरेक्ट सम प्रूव करना है, इट मींस इंटरसेक्शन में 0 एलिमेंट दिखाना है और लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाना है उन दो सबस्पेसेस का जिनका ये डायरेक्ट सम है। ये आपकी इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होगी। अब तो इस पे बेस्ड हम एग्जांपल करते हैं। पहला एग्जांपल मेरा क्या कहता है कि लेट W1 W2 W3 विद द सबस्पेस ऑफ R³ गिवन बाय W1 इज इक्वल टू x y z, 3 कोऑर्डिनेट है 3 टपल्स के, जो कैसा प्लेन है, मतलब ये सेट कैसा है, एक प्लेन है जो 0 से पास हो रहा है, मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है। और W2 कैसा है कि x y z है, जिसमें से जो x कोऑर्डिनेट है वो z कोऑर्डिनेट के इक्वल है, और W3 कैसा है, z प्लेन है हमारे पास। तो प्रूव दैट कि R³ इज इक्वल टू W1 प्लस W3 एंड W2 प्लस R³ इज इक्वल टू W2 प्लस W3 विच इज दीज सम्स आर डायरेक्ट, कि ये डायरेक्ट सम है। तो हमें डायरेक्ट सम के लिए क्या दिखाना है, एक तो लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाना है और एक इंटरसेक्शन क्या दिखाना है, 0। तो हमने लेट कर लिया यहाँ पे each of W1 plus W3 and W2 plus W3 are subspaces of R³। हमें पता है कि सम ऑफ दो सबस्पेसेस, जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है सबस्पेसेस का, वो ऑलवेज सबस्पेस होता है। फॉर एनी, हमने क्या किया, कोई भी एलिमेंट लिया A B C जो किसका है, R³ का, जो वेक्टर स्पेस से आ रहा है, उसे हमने यूनिकली एक्सप्रेस करना है W1 प्लस W3 में। यूनिकली मतलब यूनिकली प्रूव करने के लिए हमें इंटरसेक्शन 0 दिखाना पड़ेगा। तो A B C को मैं W1 प्लस W3 की फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, W1 की कंडीशन क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इट मीन्स A B C ऐसा होगा जो इस कंडीशन को क्या होगा, सेटिस्फाई करता होगा। तो ये आएगा A B माइनस A माइनस B, बिकॉज कि हमने क्या किया, एक ऐसा एलिमेंट लिया यहाँ पे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। तो इट मीन्स A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0, मतलब A B C अगर W1 का है तो वो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हमने C की वैल्यू निकाली जो आई माइनस A माइनस B,
इसकी जगह हमने पुट कर दी। इस टाइप के सारे एलिमेंट्स किसके बिलोंग करेंगे, W1 से बिलोंग करेंगे। प्लस में हमें चाहिए W3। W3 ऐसा है जिसपे थर्ड कोऑर्डिनेट प्रेजेंट है, पहले दो जीरो होने चाहिए, पर मुझे एक और कंडीशन भी है कि मुझे थर्ड कोऑर्डिनेट C चाहिए कॉम्बिनेशन के बाद। तो थर्ड कोऑर्डिनेशन C कब आ सकता है, जब मैं क्या करूं, यहाँ पे C इज इक्वल टू -a - b + x करूं। क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे मुझे C चाहिए और मुझे क्या है यहाँ पे -a - b, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई x एलिमेंट्स चाहिए मुझे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, C + a + b। तो C की जगह क्या आ जाएगा, a + b + c। तो मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन क्या मिल जाएगा, ABC मिल जाएगा। कितना आसान था ना लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना, कि पहले ऐसा कोऑर्डिनेट लो जो W1 को सेटिस्फाई करता हो, फिर W3 की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता हो और उनका लीनियर सम ABC के इक्वल बनता हो। तो हमने आसानी से निकाल लिया, ये W1 से बिलोंग कर रहा है, ये W3 से बिलोंग कर रहा है, तो लीनियर सम तो हमने बना दिया। अब यूनिक का मतलब है कि इनके इंटरसेक्शन में 0 जाना चाहिए, तभी ये डिसजॉइंट मतलब डायरेक्ट सम होगा इसका। तो अब हमें क्या करना है, W1 इंटरसेक्शन W2 निकालना है। W2 इंटरसेक्शन W2 का मतलब है कि x y z ऐसे होने चाहिए जो x + y + z इज इक्वल टू 0, मतलब कि जो ओरिजिन से पास होते हो, वेयर x y और z कहां से बिलोंग करे, R से बिलोंग करे। इंटरसेक्शन 0 0 0 0 z, और हमारे पास z कहां से बिलोंग करता हो, R से। मतलब मुझे एक ऐसा एलिमेंट्स चाहिए जो a b मतलब a x y z को मतलब x + y + z इज इक्वल टू 0 भी सेटिस्फाई करे और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे कि पहली दो पोजीशन पे 0 और तीसरी पोजीशन पे z हो। तो हम एलिमेंट लेके चल Z3 W1 + W3 W1 + W3 हमें हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब है कि W3 और W1 का कॉमन एलिमेंट। तो W3 का एलिमेंट इस कंडीशन को कब सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि हम क्या करते हैं, x की जगह 0 + y की जगह 0 z इज इक्वल टू 0। तो मतलब z की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तभी ये इसके इंटरसेक्शन में जा पाएगा। तो इट मीन्स हमारे पास क्या हुआ कि W1 इंटरसेक्शन W3 क्या आएगा, सिर्फ 0 को कंटेन करेगा। कि मतलब यहाँ पे किस 0 को कंटेन करने का मतलब 0 0 0, क्योंकि इसके एलिमेंट किस तरीके के हैं, 0 0 0 के तरीके के हैं। सिर्फ एक 0 0 0 ही एलिमेंट एक ऐसा है जो W1 को भी सेटिस्फाई, W1 के अंदर भी है और W3 के अंदर भी है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट हमें क्या दिखाना है कि W1 + W2 डायरेक्ट सम है किसका, R3 का। तो हमें क्या लेके चलना पड़ेगा, यहाँ पे सेकंड पार्ट हमारे पास है W1 + W2 का डायरेक्ट सम, ये W2 + W3 का डायरेक्ट सम, ये हमें 2 प्रूव करना है और इज इक्वल टू R³ प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, लेट ABC बिलोंग्स टू R³। ABC R³ में है और उसे यूनिकली एक्सप्रेस करना है, मतलब पहले तो लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाना है W2 और W3 का। W2 के एलिमेंट किस तरीके के हैं, W2 के एलिमेंट इस तरीके के कि यहाँ पे x y x, मतलब कि जो, चलो मैं z लिख देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि x और z क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इट मीन्स जो यहाँ x की जगह आएगा वही z की जगह आएगा यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ कि A B C W2 के अंदर एक्सप्रेस कैसे हो सकता है, जब A B और A टाइप का हो, तभी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा W2 के। अब हमारे पास क्या कह रहा है कि W3 का एलिमेंट कैसा है, 0 0 Z टाइप का है, 0 0 Z टाइप का है, और हमें ये एलिमेंट भी बनाना है, C एलिमेंट भी बनाना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, C इज इक्वल टू कैसा होना चाहिए, A + x, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पे 0 0 x ही चाहिए, तीसरा प्लेस चाहिए, और उस तीसरे प्लेस का A के साथ सम करो तो C आना चाहिए। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, C - a। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे C - a। जब आप इसका सम करोगे तो वो आ जाएगा ABC। यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना आ गया आपको W2 W3 का। अब बारी आती है इसके इंटरसेक्शन की। तो W2 इंटरसेक्शन W3 का मतलब है
कि W2 का सेट कौन सा है, एक्स वाई जेड टाइप का, सच दैट x इज इक्वल टू जेड होना चाहिए, पहला और तीसरा इक्वल होना चाहिए। एंड आपके पास ये कंडीशन भी होनी चाहिए कि 0 0 और आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, z होना चाहिए। मतलब कि इंटरसेक्शन का मतलब इसका एलिमेंट भी होना चाहिए और इसका एलिमेंट भी होना चाहिए। इसका एलिमेंट होने के लिए पहली दो कोऑर्डिनेट पे 0 होना चाहिए, तीसरे पे प्रेजेंट होना चाहिए। इसका होने के लिए मतलब कि पहला और तीसरा इक्वल होना चाहिए। जब ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो मतलब x इज इक्वल टू जेड और 0 इज इक्वल टू जेड। तो इट मीन्स कि z पोजीशन पे भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट वो 0 0 0 ही है जो इन दोनों कंडीशन को एक साथ होल्ड करता है। तो हमारे पास वो एलिमेंट कौन सा है, 0 0 0 एलिमेंट है। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि डायरेक्ट सम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और इंटरसेक्शन इनके 0 0 है। सो V3 इज इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम ऑफ W3 एंड V3 इज इक्वल टू W2 डायरेक्ट सम ऑफ W3। तो हमारे पास जो दोनों ही सम थे वो कैसे थे, डायरेक्ट सम थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, लेट V बी द स्पेस ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम R टू R। V में वो सारे फंक्शन है जो R से R पे जा रहे हैं, मतलब रियल से रियल वैल्यूड फंक्शन है। एंड W1 एंड W2 बी द सब स्पेस ऑफ V, और W1 और W2 उस V के क्या है, सब स्पेस है। मतलब कि इनमें भी फंक्शंस है जो R से लेके R पे जा रहे हैं। डिफाइंड बाय, और किस तरीके के फंक्शन है, W1 में तो सारे इवन फंक्शंस है। इवन फंक्शंस कौन से होते हैं, ये वाले, कि वो सारे फंक्शन जो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स। जैसे कि आपके पास क्या हो कि नेगेटिव का भी असर ना आए, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, तो उसमें आप नेगेटिव x दोगे तो भी आपको पॉजिटिव मिलेगा और पॉजिटिव दोगे तो भी पॉजिटिव मिलेगा। W2 में है ओड फंक्शंस, जिसमें हमारे पास क्या है, ओड फंक्शंस में जैसे जो ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शन जिनकी पावर जो है वो ओड हो, और इवन वो होते हैं जिनकी पॉलिनोमियल पावर हो जो इवन हो। जैसे साइन फंक्शन है वो ओड फंक्शन है, कोस फंक्शन है वो इवन फंक्शन है। इस तरीके से f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स की फंक्शन से बाहर आप नेगेटिव ले सको, ये वाले फंक्शन। अब हमें ये शो करना है कि जब मैं इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का सम करूंगी तो वो डायरेक्ट सम है वेक्टर स्पेस का। तो हमें सॉल्यूशन करना है, लेट सपोज करना है। सबसे पहले डायरेक्ट सम में क्या करना होता है कि हमें इंटरसेक्शन में 0 दिखा दें। सपोज दैट कोई ऐसा फंक्शन है जो W1 इंटरसेक्शन W2 दोनों में है, देन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, और जो जितने भी फंक्शन के x है जो वैल्यू है वो कहां से आ रही है, रियल नंबर से, क्योंकि फंक्शन R से लेके R पे है। इट मींस मेरे पास जो f ऑफ x है वो f ऑफ माइनस एक्स के इक्वल, मतलब इवन फंक्शन भी है, एंड जो f ऑफ माइनस एक्स है वो माइनस एफ एक्स के इक्वल भी है। मतलब मेरा इवन फंक्शन भी है एज वेल एज वो ओड फंक्शन भी है। इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, f ऑफ माइनस एक्स के इक्वल, और f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस एफ एक्स के इक्वल। तो कहने का मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड f ऑफ x किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ एक्स के इक्वल। जब आप इसे इस साइड लाओगे तो 2 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। यहां से क्या इंप्लाई हो गया, 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 0। मतलब इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 फंक्शंस ही जाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया कि thus f इज अ 0 फंक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या हो गया, W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू 0, सिर्फ 0 फंक्शन को कंटेन करता है वो। अब मुझे क्या करना है, मुझे डायरेक्ट सम दिखाना है। तो we claim that V इज इक्वल टू W1 प्लस W2। मुझे डायरेक्ट सम दिखाना है। मैंने कोई फंक्शन लिया है V जो V का है, f जो फंक्शन है वो किसका है, V का है। मुझे इवन फंक्शन और ओड फंक्शन के सम में दिखाना है उसे। हमें पता होता है कि इवन सम को हमें क्या करना है, एक gx लिया है। मैंने क्या लिया है, लेट gx बिलोंग्स टू W1 एंड hx बिलोंग्स टू W2। gx इवन फंक्शन है और hx ओड फंक्शन है। मुझे दिखाना है कि जो f है वो gx प्लस hx की फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो gx इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस माइनस f ऑफ x। ये मेरा एक इवन फंक्शन है, आपको पता है। अब हमारे पास जो hx है उसको हम लिख सकते हैं 1/2 f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस x। अगर आपको याद हो तो आपने अलजेब्रा में किया था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, वो भी सेम ऐसा ही था, a प्लस a डैश बाई 2 फिर से सिमेट्रिक बनता था अगर a सिमेट्रिक है आपके पास, और अगर आपके पास जो a है वो स्क्यू सिमेट्रिक था तो a माइनस a डैश बाई 2 आपका स्क्यू सिमेट्रिक बनता था। तो जो fx है आपका वो हुआ इवन फंक्शन, जो gx है वो आपका हुआ इवन फंक्शन, और जो h मतलब ये एक्सप्रेशन इवन फंक्शन का, ये एक्सप्रेशन ओड फंक्शन का है। वो हम प्रूव करके दिखाते हैं कैसे, कि हम क्लेम कर रहे हैं, वी क्लेम दैट fx इज इक्वल टू जो gx है वो मेरा इवन फंक्शन है, मतलब इसके इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, क्लेम मत करो, हमें टू प्रूव करना है। तो हमें क्या करना है, g ऑफ x की जगह मैं माइनस x कर दूं, तो मेरे पास जहां पे 1/2 f ऑफ माइनस x प्लस में f ऑफ माइनस x आ गया, तो ये किसके इक्वल हो गया, 1/2 f ऑफ माइनस x प्लस f ऑफ x आ गया, जो किसके इक्वल है, gx के इक्वल, मतलब gx मेरा इवन फंक्शन हो गया। मुझे टू प्रूव करना है कि जो h ऑफ माइनस x है वो माइनस hx के इक्वल है, ओड फंक्शन है, तो मुझे h ऑफ माइनस x करना है। तो जहां मेरा hx में f ऑफ x था वहां पे माइनस x कर दिया, माइनस f ऑफ माइनस x था वहां माइनस ऑफ माइनस x कर दिया, तो यह है 1/2 f ऑफ माइनस x माइनस f ऑफ x। मुझे कॉमन लेती हूँ मैं माइनस, तो 1/2 f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस x आ गया, जो कि वैल्यू किसकी है, hx की, तो माइनस hx आ गया। तो hx क्या हो गया, ओड हो गया। हेंस प्रूव हो गया कि जो gx है वो w1 से बिलोंग करता है, जो hx है वो w2 से बिलोंग करता है, और जो मेरा fx है उसको आप कैसे लिख सकते हो, 1/2 fx प्लस f ऑफ माइनस x प्लस में 1/2 f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस x में, और ये क्या हो गया gx, और ये क्या हो गया आपके पास hx, जो कि किससे बिलोंग करता है, w1 प्लस w2 के यूनिक फंक्शन में, मतलब आता है आपके पास जो वेयर आपके पास क्या हुआ, gx है, जो gx है वो w1 से आ रहा है, और जो hx है वो कहां से आ रहा है, w2 से आ रहा है। तो यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया कि thus for each v belongs to v, मतलब each f belongs to v, जो जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, g प्लस h की फॉर्म में, for some g है वो w1 से आ रहा है, जो h है वो w2 से आ रहा है, therefore v is equal to w1 plus w2 and w1 intersection w2 is equal to 0. It means v is the direct sum of w1 plus w2, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ पर हमारा तीन तो मतलब जो वेक्टर स्पेस का चैप्टर था, वेक्टर स्पेसेस एंड सब स्पेसेस, वो कंप्लीट होता है। हमने बेसिक सारा पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो बेसिस एंड डायमेंशन का होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट लेंथी चैप्टर है, मतलब कि इस बुक का सबसे बड़ा चैप्टर भी है और सबसे लेंथी भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। तो अभी के लिए इतना। फॉर नोट्स, क्यूरीज एंड पीडीएफ फाइल ऑफ दिस वीडियो, join our Telegram channel, link in the description. Don't forget to like, share and subscribe the channel.